Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Nagin Study Groups. Here we are again with our new topic, actually new chapter from the class 10th of Geography Contemporary India book. प्यारे बच्चों, इस क्लास में हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो कि आपका चैप्टर होगा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। तो हमारा जो चैप्टर आपका रिलेटेड होगा जो आप इस क्लास में करने वाले हैं बेटा, वो आपका होने वाला है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। लेकिन जैसे ही मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का नाम आता है, मैं आपको एक बार बता देता हूँ, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बता देता हूँ इंडस्ट्रीज का एक इंट्रोडक्शन। इंडस्ट्री कौन से सेक्टर का पार्ट होती है? सेकेंडरी सेक्टर का पार्ट होती है। सेकेंडरी सेक्टर होता है, सेकेंडरी होता है जिसमें आपकी इंडस्ट्रियल आती है। और इंडस्ट्री का जो मेन मोटो रहता है, मेन जो इसका ऊपर प्रेशर जो रहता है इंडस्ट्री के ऊपर, वो आपकी जब डेवलपमेंट की डेवलपिंग स्टेज होती है ना, जो कौन सी स्टेज होती है? डेवलपिंग स्टेज होती है, तभी इसके ऊपर ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। तब आपकी जो कंट्री होती है बेटा, डेवलपिंग जो कंट्री होती है उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देती है कि इंडस्ट्री सेक्टर के ऊपर। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये ज्योग्राफी से रिलेटेड है और आपका कंटेम्प्रेरी इंडिया का चैप्टर नंबर 6 है। तो आज हम चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि क्या है बेटा आपका चैप्टर नंबर 6 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। अब ध्यान से देखिए बिल्कुल इस पिक्चर में। इसके इंट्रोडक्शन से पहले मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ इससे रिलेटेड। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहे हैं? बहुत सारे शूज दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट दिखाई दे रहे हैं, जिनमें से एग्रो प्रोडक्ट्स भी हैं बेटा, एग्रो प्रोडक्ट, या उनको एग्रो बेस्ड बोलते हैं, एग्रो बेस्ड प्रोडक्ट्स भी बोलते हैं। और यहाँ पे भी आपको डिफरेंट टाइप के खिलौने हैं, जिसमें आपकी प्लास्टिक इंडस्ट्रीज है, प्लास्टिक से रिलेटेड भी इंडस्ट्रीज आपको दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे हम सब जब भी मार्केट में जाते हैं तो हमें डिफरेंट टाइप ऑफ गुड्स देखने को मिलती हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या मिलती है हमें देखने को? गुड्स मिलती है। और ये डिफरेंट टाइप ऑफ गुड्स कहाँ से आई है, किसके द्वारा आई है बेटा? ये आई है आपकी मैन्युफैक्चर कहाँ से हुई है बेटा? ये इंडस्ट्रीज के द्वारा हुई है। और ये इंडस्ट्री जैसे यहाँ पे इंडस्ट्रीज को डिवाइड किया जाता है, ये आपकी कौन से एग्रो प्रोडक्ट कौन से आते हैं? एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं। ये आपकी प्लास्टिक इंडस्ट्री उससे संबंधित है, जहाँ पे आपको खिलौने वगैरह सब चीजें मिलती हैं, जो बच्चों को भी बहुत ज्यादा पसंद आते हैं। और शूज हमारे जो डेली डोमेस्टिक यूज है बेटा, डेली हमें जो डोमेस्टिक में हमारा जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स हैं, उनमें हम किसका इस्तेमाल करते हैं? हम अपने शूज का इस्तेमाल भी करते हैं। तो इस तरीके से हमारी इंडस्ट्री क्या करती है बेटा? काम करती है। और डिफरेंट टाइप के जो ऑब्जेक्ट होते हैं बेटा, वो हम सारे के सारे इसमें इसमें प्रोड्यूस करते हैं। तो ये हमारी कहाँ से उपलब्ध होती है बेटा? सारी की सारी चीजें इंडस्ट्रीज से आती है। जैसे आपको देखो यहाँ पे शर्ट्स वगैरह दिखाई दे रही है, यहाँ पे जीन्स वगैरह है, या यहाँ पे ये लोकल है बेटा, लोकल मैन्युफैक्चरर है कोई। मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ बेटा, जस्ट ए मिनट। ये क्या, कोई जैसे हमारा लोकल होता है ना, लोकल कोई भी ट्रेडर है, तो हमें लोकेलिटी में भी इंडस्ट्रीज का काम ही करता है ये, क्योंकि ये भी हमारी कैसी गुड्स है? फिनिश गुड्स हैं। ये सारी हमारी कैसी गुड्स हैं? ये हमारी बेटा कैसी गुड्स हैं? फिनिश गुड्स हैं, जिनका डायरेक्ट यहाँ से क्या होने वाला है? कंजप्शन होने वाला है। इनकम टोटली क्या करने वाले? डायरेक्ट हम इसका कंजप्शन करने वाले हैं। और यहाँ पे भी जो दिख रहा है बेटा, ये सारी की सारी भी कहाँ से आती है बेटा? इंडस्ट्री से। जैसे स्टील है, स्टील भी किससे आता है बेटा? स्टील की इंडस्ट्रीज होती है बेटा, वहां से आती है। ये आपकी टेक्सटाइल है बेटा, जो टेक्सटाइल की इंडस्ट्री होती है बेटा, उससे रिलेटेड होती है, जहाँ से आपके कपड़े वगैरह आते हैं। तो ये हमारी इंडस्ट्री के बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में एक थोड़ा सा आइडिया दे दिया है। उसके बाद अब आगे चलते हैं। अब हमारा चैप्टर का जो नेम है, हमारा ये चैप्टर नंबर 6 है, जिसका नाम है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? सबसे पहले मैंने बताया, हम अपने सारे कंसेप्ट जो होंगे, हम वीडियोज के साथ उनको क्लियर करेंगे। वीडियोज के बाद मैं आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा। एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर होंगे, और एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स के बाद में आपको प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, उन क्वेश्चन आंसर्स को करवाने वाला हूँ। इन क्वेश्चन आंसर को मैं करवाने वाला हूँ। तो ये था आपका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। अब इसके बाद आता है बेटा सब टॉपिक 6 में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे व्हाट इज द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, क्या होती है? क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज का कैसे हो सकता है? एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज कौन सी होती है? एग्रो बेस का रिलेटेड है सीधा किससे बेटा? ये हमारे एग्रीकल्चर से हमारा क्या आता है बेटा? रॉ मटेरियल आता है। इसीलिए उनको क्या बोला जाता है? एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज बोला जाता है। जब हमारा मटेरियल, रॉ मटेरियल कहाँ से आता है? एग्रीकल्चर से आता है। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री है, तो इनका जो रॉ मटेरियल होता है बेटा,
इनका जो रॉ मटेरियल हमारा सारा का सारा होता है इनका, तो सारे के सारे क्या होते हैं, मिनरल्स होते हैं बेटा। क्या होते हैं, सारे के सारे मिनरल्स होते हैं। इंडस्ट्रियल पोल्यूशन कैसे होता है, अब इंडस्ट्री पोल्यूशन में कैसे अपना योगदान देती है, और इन्वायरमेंट का डिग्रेडेशन हम मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ, इसके साथ साथ जब भी हम किसी चीज की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, उस मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ अब हमारा पोल्यूशन भी फैल रहा है और इन्वायरमेंटल का डिग्रेडेशन भी हो रहा है। और इन्वायरमेंटल क्या हो रहा है, डिग्रेडेशन हो रहा है। तो ये हम कैसे करते हैं और उस डिग्रेडेशन को हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, ये हमारे कुछ सब टॉपिक्स है जिसको हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको कि हमारी व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कौन सी होती है, फिर क्लासिफिकेशन कैसे होती है, एग्रो बेस्ड कौन सी होती है, मिनरल बेस्ड कौन सी होती है, और इंडस्ट्रियल पोल्यूशन क्या होता है, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन मैन्युफैक्चर के द्वारा कैसे होती है, और हम इस एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को किस तरीके से रोक सकते हैं। तो अब ध्यान रखिए, देखो इंडस्ट्री काम कैसे करती है। तो यहाँ पे मैंने इसका नाम रख दिया मैकेनिज्म बेटा, मैकेनिज्म ऑफ ए इंडस्ट्री। देखिए पहले ये कॉटन है, ये हमारा क्या बेटा, रॉ मटेरियल है। ये क्या हमारा रॉ मटेरियल है। अब इससे ये कहाँ पे गया बेटा, ये गया स्पिनिंग के लिए। यहाँ पे स्पिनिंग में क्या मिला बेटा, इसको धागा क्या मिला, इसको धागा मिला। कहाँ से, स्पिनिंग करने से इसको क्या मिला, धागा मिला बेटा। कहने का मतलब इसको यहाँ से थ्रेड में कन्वर्ट कर दिया गया। अब थ्रेड के बाद इसकी हुई वीविंग। कौन सा प्रोसेस हुआ बेटा, वीविंग का प्रोसेस हुआ, कलर वगैरह दिया गया। अब उसके बाद डाई किया गया इसको, या फिर इसकी प्रिंटिंग की गई वगैरह वगैरह। और उसके बाद किसकी प्रोडक्शन हुई बेटा, गारमेंट की प्रोडक्शन हुई। उसके बाद क्या हुआ, गारमेंट है। अब ध्यान से देखिए, ये जो है ना, ये रॉ मटेरियल किस इंडस्ट्री के लिए है, इस इंडस्ट्री के लिए है। अब ये यहाँ पे भी इंटरमीडिएट गुड बना रहा है, तो ये रॉ मटेरियल के रूप में ही काम कर रहा है किस इंडस्ट्री के लिए, इस इंडस्ट्री के लिए। इस इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल क्या है बेटा, यहाँ से प्रोवाइड हो रहा है। और इसके लिए रॉ मटेरियल कहाँ से प्रोवाइड हो रहा है बेटा, यहाँ से प्रोवाइड हो रहा है। और ये हमें लास्ट में हमें क्या प्रोडक्ट दे रही है, इसके बाद ये हमें क्या प्रोवाइड करवा रही है, फिनिश गुड्स को प्रोवाइड करवाया जा रहा है, इसके द्वारा, गारमेंट की मैन्युफैक्चरिंग के द्वारा। तो ये हम बोल सकते हैं बेटा, जो गारमेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग होती है, इससे हमें क्या मिलती है, फिनिश गुड्स मिलती है। तो मैं आपको यहाँ ये चीज बताने वाला था बेटा, कि जैसे हमारे हमारे जो चीजें होती है उसमें क्या क्या होता है। नंबर वन, देखो तीन तरीके से चीजें आती हैं। सबसे पहले आते हैं रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल के बाद नंबर टू क्या आती है, हमारी इंटरमीडिएट गुड्स आती है। नंबर थ्री पे क्या आता है, इंटरमीडिएट गुड के साथ आती है आपकी फिनिश्ड गुड्स आती है। अब देखो, यहाँ से आपका मटेरियल स्टार्ट हुआ था, यहाँ चला गया, तो उसने एक इंटरमीडिएट गुड्स को नहीं बनाया। हम सीधा धागे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। उसके बाद स्पिनिंग से कहाँ पे चला गया, वीविंग पे चला गया। अब इसका जो ये मटेरियल था, ये क्या है बेटा, इसका रॉ मटेरियल है। कौन सी इंडस्ट्री का, स्पिनिंग में जो प्रिपेयर किया जाता है, ये रॉ मटेरियल के रूप में काम करता है। ये रॉ मटेरियल किसका है बेटा, ये रॉ मटेरियल है वीविंग इंडस्ट्री का। अब वीविंग में आप आगे गए, आपने क्या किया, यहाँ पे डाइंग की, यहाँ पे आपने प्रिंट भी किया, और यहाँ पे आपने इसकी फिनिशिंग भी की। अब इसकी डाइंग, प्रिंटिंग और फिनिशिंग जहाँ पे हो रही है, ये क्या है बेटा, या इसका क्या है, डाइंग, प्रिंटिंग और फिनिशिंग के लिए रॉ मटेरियल कहाँ से आ रहा है बेटा, वो आ रहा है बेटा वीविंग से। कहाँ से आ रहा है, वीविंग से। क्या आ रहा है आपका यहाँ पे, रॉ मटेरियल आ रहा है। अब वीविंग से आप कहाँ पे चले गए, गारमेंट के प्रोडक्शन में। और एट लास्ट यहाँ पे हमें क्या प्राप्त होता है, हमारी फिनिश्ड गुड्स प्राप्त होती हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं, ये दूसरी की दूसरी एक दूसरे के ऊपर इंडस्ट्रीज क्या करती हैं, इंटरडिपेंडेंस है इनकी। क्या है इनकी, इंटरडिपेंडेंस है इनकी बेटा, इनकी इन इंडस्ट्रीज की बेटा, एक दूसरे के ऊपर क्या है, इंटरडिपेंडेंस है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन में क्या आता है, व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग किसे कहते हैं बेटा, उसके डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखना क्या बोल रहा है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। किसका प्रोडक्शन करना है बेटा, गुड्स का प्रोडक्शन करना है। इन लार्ज क्वांटिटी में होना चाहिए, किसमें होना चाहिए, लार्ज क्वांटिटीज में। एंड आफ्टर प्रोसेसिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल्स टू द मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग। जब आप सबसे पहले रॉ मटेरियल से, किसी भी रॉ मटेरियल से, कोई भी हो सकता है बेटा वो, रॉ मटेरियल से आप किसमें, एक वैल्यूएबल
प्रोडक्ट बना देते हैं, दैट इज फिनिश गुड्स के बारे में आप किसका निर्माण कर देते हैं, किसी फिनिश गुड्स को बना देते हैं, तो ऐसे केस में, और ये फिनिश गुड्स होनी किस में चाहिए बेटा, लार्ज क्वांटिटी में होनी चाहिए, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग। क्या बोलते हैं बेटा, उसको हम मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं। फॉल इन द सेकेंडरी सेक्टर, वो किसके अंडर आती है बेटा, ध्यान रखना सेकेंडरी सेक्टर के अंडर आती है। तो मैं आपको अगर सेक्टर्स के बारे में बताऊं तो आपके सेक्टर 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी, और एक होता है टर्सरी। ये नेचुरल के ऊपर डिपेंड ज्यादा करता है, नेचर से रिलेटेड होता है। तो एग्जाम्पल मतलब इसमें हम एग्रीकल्चर हो गया, कहने का मतलब प्राइमरी सेक्टर बिल्कुल ही क्या होता है, प्रीमिटिव होता है। इसमें क्या होता है, प्रीमिटिव होता है, और प्रीमिटिव के अंडर जो हम प्राप्त करते हैं वो क्या प्राप्त करते हैं बेटा, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, एग्रीकल्चर के द्वारा हमने क्या लिखा, फिश वगैरह हो गया, या मिनरल्स को निकालना वगैरह हो गया बेटा, माइनिंग वगैरह हो गया। तो ये आपकी कौन सी होती है, प्राइमरी यूनिट होती है। अब सेकेंडरी में क्या होता है, जब यहाँ इसका रॉ मटेरियल कहाँ से मिलता है बेटा, प्राइमरी गुड्स से मिलता है। कहाँ से मिलता है, प्राइमरी गुड्स इसके रॉ मटेरियल के रूप में काम करती है, तो ये सेकेंडरी गुड हो जाती है और सेकेंडरी सेक्टर में आती है। और टर्सरी सेक्टर कौन सा होता है बेटा, वो सेक्टर होता है आपका सर्विस सेक्टर। सर्विस वहाँ पे आपकी क्या होती है, सर्विसेज आपको मिलती हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप सर्विसेज के बारे में बात करोगे, तो जैसे कोई डॉक्टर सर्विस प्रोवाइड करवाता है या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है, या फिर हमारा जैसे क्या है ट्रांसपोर्ट है जो हमें सर्विस के रूप में मिलता है, या फिर हमारा कम्युनिकेशन सेक्टर है, वो किसके अंदर आता है बेटा, हमारा वो टर्सरी सेक्टर के अंदर आता है। लेकिन अगर हम बात करें इंडस्ट्रीज की, तो इंडस्ट्रीज कौन से सेक्टर में आती है बेटा, हमारी सेकेंडरी सेक्टर में आती है। और इंडस्ट्रीज हमेशा ध्यान रखना जब सेकेंडरी सेक्टर में आती है, इसके ऊपर अगर आप ज़्यादा ध्यान देते हो तो आप कौन सी पोजीशन पे होते हो, आप डेवलपिंग पोजीशन पे होते हो। और जब आप डेवलप्ड हो जाते हो तो आप कौन सी पोजीशन पे होते हो, तो आप टर्सरी सेक्टर पे होते हो। द इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ कंट्री, ऐसे टाइम पे तो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है बेटा कंट्री की, इज मेजर्ड बाय, उसको मेजर किया जाता है, उसको क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है बाय द डेवलपमेंट कितना हुआ है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का। कहने का मतलब डिग्री जो होती है ना बेटा, क्या होती है, जो डिग्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी डिपेंड अपॉन डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, कि हमारी जो डिग्री ऑफ डेवलपमेंट होती है पूरी इकोनॉमी की, पूरी इकोनॉमी की जो हमारी डेवलपमेंट होती है बेटा, वो पूरी डेवलपमेंट किसकी हो रही है, इकोनॉमी की। और वो कौन सी इकोनॉमी है, पूरी आपकी नेशनल इकोनॉमी है। जब किसके ऊपर, वो डिपेंड करती है डेवलपमेंट हमारे इंडस्ट्रीज में कितना हुआ है। तो ऐसे सेक्टर को हम क्या बोलते हैं बेटा, परमिट कौन सा सेक्टर होता है बेटा, ये इंडस्ट्रियल सेक्टर होता है। तो इस सब चीजों में हमने पढ़ा, जो वो चीज पढ़ी है क्या, हमने सबसे पहले पढ़ा कि जब किसका प्रोडक्शन होता है, गुड्स का प्रोडक्शन होता है और लार्ज क्वांटिटीज में होता है, वही बात दोबारा रिपीट हो रही बेटा। यहाँ पे भी मैं क्या कर रहा हूँ, किसी इंफॉर्मेशन को ब्रेक कर रहा हूँ कि जहाँ प्रोडक्शन हो गुड्स का, लेकिन प्रोडक्शन कितना होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए। और जहाँ पे क्या हो, रो मटेरियल जो है आपका, क्या रो मटेरियल जो है आपका, वो किस में कन्वर्ट हो जाए, वैल्यूएबल गुड में कन्वर्ट हो जाए, किस में हो जाए, वैल्यूएबल गुड्स में कन्वर्ट हो जाए, उसी को हम क्या बोलते हैं, इंडस्ट्री बोलते हैं। एज ए होल डेफिनेशन हम कैसे पढ़ेंगे, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कैन बी सेड दैट the production of goods under the manufacturing, the production of goods in large quantities from raw material to the valuable products is called as manufacturing बोलेंगे। और दूसरा क्या बोला, किस सेक्टर के अंदर आती है बेटा, ये हमारी कौन से सेक्टर के अंदर आती है, ये हमारी आती है कौन से सेक्टर में, सेकेंडरी सेक्टर में आती है। और इसके ऊपर हमारी क्या चीज, हमारी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ जो है बेटा, वो कंट्री की किसके ऊपर डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के ऊपर डिपेंड करती है। लेकिन ध्यान रखना, जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के ऊपर डिपेंड करती है, तो ये कौन से सेक्शन में करती है, तो हमेशा ध्यान रखना ये कौन सी स्टेट होती है बेटा, ये डेवलपिंग स्टेट होती है जब इसके ऊपर डिपेंड करती है। इसको हम बोलते हैं डेवलपिंग स्टेट के ऊपर डिपेंड करती है।
कौन सी कंट्री हो, जब कंट्री जब किस स्टेट में होती है, डेवलपिंग में होती है। क्योंकि अगर आप डेवलप्ड हो चुके हैं, आप क्या हो चुके हैं, डेवलप्ड कंट्री अगर आप हैं, डेवलप्ड कंट्री में आते हैं, तो आप उस टाइम पे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको देते हो बेटा, सर्विस सेक्टर को देते हो, ना कि आप ज्यादा इंपॉर्टेंस किसी डेवलपिंग स्टेट में इंडस्ट्रीज को देते हो। तो ये थी मैन्युफैक्चरिंग की डेफिनेशन, जो मैंने आपको अच्छे तरीके से बार बार करके करवा दी है। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स होता है जब लार्ज क्वांटिटी में, आफ्टर प्रोसेसिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल टू द मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं। और फॉल इन द सेकेंडरी सेक्टर के अंडर आती है। और दूसरी बात क्या करवाई बेटा मैंने यहाँ पे, यहाँ पे इकोनॉमिक स्ट्रेंथ किसके ऊपर डिपेंड करती है बेटा, आपकी डेवलपमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज पे करती है। ये थी। अब आगे आ जाती है इंपॉर्टेंस क्या क्या होती है। देखो, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज कंसीडर द बैकबोन ऑफ डेवलपमेंट। देखो मैंने बताया ना, जब डेवलपिंग नेशन होती है तो क्या मानी जाती है, इसको क्या मानते हैं बेटा, बैकबोन मानते हैं। क्या मानते हैं इसको, बैकबोन मानते हैं, बैकबोन ऑफ द डेवलपमेंट विकास। अब ये क्यों होती है उसके बारे में बताना है। सबसे पहले तो हमने क्या बता दिया इसको, बैकबोन ही बता दिया कि हमारी किसका बैकबोन होती है बेटा, हमारी डेवलपमेंट का क्या होती है, बैकबोन होती है। लेकिन क्यों होती है उसके बारे में भी हम बताने वाले हैं। ये हेल्प करती है मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करते हैं, प्रोवाइड देम जॉब्स इन सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर। मॉडर्नाइजिंग किसको करती है बेटा, एग्रीकल्चर को। अब देखो इससे एग्रीकल्चर का भी फायदा है। एग्रीकल्चर का क्या फायदा है, मॉडर्नाइजेशन हो जाता है। अब मॉडर्नाइजेशन से सेम पैच ऑफ लैंड पे, ध्यान से पढ़ेंगे बेटा एक एक चीज बिल्कुल, सेम पैच ऑफ लैंड के ऊपर आपका क्या प्रोडक्शन जो है बेटा वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। उससे आपकी क्या होती है बेटा, जीडीपी भी क्या बढ़ जाती है आपकी, इंक्रीज हो जाती है। तो इस तरीके से मॉडर्नाइजिंग कर देती है एग्रीकल्चर को, एंड प्रोवाइड देम जॉब्स इन सेकेंडरी टर्सरी सेक्टर। अब उसके साथ जैसे इंडस्ट्रीज आएंगी, अब देखो एग्रीकल्चर का मॉडर्नाइजेशन होगा तो इसमें इनको इनपुट्स की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे एग्रीकल्चर को किस इनपुट्स की आवश्यकता पड़ेगी, भाई फर्टिलाइजर है, या फर्टिलाइजर के अलावा ट्रैक्टर है, या दूसरे इक्विपमेंट्स हैं, या ट्रांसपोर्ट है, इन सब चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। तो अगर इन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी तो ये एग्रीकल्चर को, देखो ध्यान रखना बेटा, इस चीज का ध्यान रखना, इंडस्ट्रीज जो होती हैं बेटा, वो इंडस्ट्रीज है ना, वो जो प्रोवाइड करती हैं, किसको प्रोवाइड करती हैं बेटा, जो प्रोवाइड करती हैं, किसको, जो प्रोवाइड करती हैं किसको, एग्रीकल्चर सेक्टर को। एग्रीकल्चर सेक्टर में जो लोग होते हैं ना, एग्रीकल्चर सेक्टर में जो पीपल्स होते हैं, वो कहाँ पे काम करते हैं, वो सारी की सारी लेबर कहाँ जाती है, जैसे फॉर एग्जांपल हो गया, जैसे फर्टिलाइजर की फैक्ट्री है, या इक्विपमेंट्स की फैक्ट्री है, वहाँ पे क्या प्रोवाइड करती है बेटा, वो जॉब प्रोवाइड करती है। एक तो जॉब भी दे रही है, और दूसरा एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज भी कर रही है। देखो एग्रीकल्चर मॉडर्नाइज होगा तो क्या होगा, एक दूसरे के ऊपर क्या होती है बेटा, ये इंटरडिपेंडेंट हो जाती है। इंटरडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, जैसे ऐसे सोचिए, तो पहले मैंने इंटरडिपेंडेंट के बारे में लिखा है कि एक दूसरे के साथ क्या होती हैं, इंटरडिपेंडेंट होती हैं। उसके बारे में मैं आपको समझा रहा हूँ इंटरडिपेंडेंट ये कैसे होती है, उस चीज को समझिए पहले। फॉर एग्जाम्पल ऐसे सोचिए, जब ये एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करेगी, जब भी एग्रीकल्चर आपका मॉडर्नाइज होगा तो उसको फर्टिलाइजर चाहिए, फर्टिलाइजर चाहिए तो फर्टिलाइजर की इंडस्ट्री होगी बेटा। फर्टिलाइजर की इंडस्ट्री होगी तो फर्टिलाइजर की इंडस्ट्री में एम्प्लॉयमेंट की आवश्यकता होगी, एम्प्लॉयमेंट चाहिए। वो एम्प्लॉयमेंट आपको कहाँ से मिलेगी, वो एग्रीकल्चर सेक्टर से आप लेबर को लेंगे। तो इस तरीके से इंडस्ट्री क्या प्रोवाइड करती है बेटा, जॉब प्रोवाइड करती है, किसको, आपके एग्रीकल्चर सेक्टर को। दूसरा, अब एग्रीकल्चर सेक्टर इनसे फर्टिलाइजर खरीदेगा, इनसे फर्टिलाइजर की जगह मॉडर्न के इक्विपमेंट खरीदेगा, ये सारी चीजें खरीदेगा। तो इसका मतलब एग्रीकल्चर की किसको जरूरत पड़ रही है बेटा, इंडस्ट्री को जरूरत पड़ रही है। लेकिन जब आपकी फर्टिलाइजर इंडस्ट्री ने तो एग्रीकल्चर की इंडस्ट्री को क्या करवाया बेटा, मॉडर्न इनपुट्स दिए जहाँ पे एग्रीकल्चर ने पे किया। उसके बाद अब मॉडर्नाइजेशन के बाद एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन हो जाती है अच्छी। अब एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन अच्छी हो गई, तो अब जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज होती हैं, वो एग्रीकल्चर से क्या खरीदेंगे बेटा, रॉ मटेरियल को खरीदेंगे। अब वो रॉ मटेरियल कहाँ पे जाएगा, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में जाएगा,
जहाँ पे इंडस्ट्रीज क्या पे करेंगी बेटा, किसको पे करेंगी, वो एग्रीकल्चर को पे करेंगी, किसानों को पे करेंगे। तो इस तरीके से एक टाइम ऐसा आता है जहाँ पे एग्रीकल्चर को पे करना पड़ता है और इंडस्ट्रीज अपने सेक्टर को, जहाँ पे इंडस्ट्रीज क्या करती हैं बेटा, देखो इंडस्ट्रीज एक ऐसे भी पे करती है जहाँ पे फैक्टर्स प्रोवाइड करवाता है एग्रीकल्चर, किसको, इंडस्ट्रीज को। जैसे जो लेबर वगैरह वो किसके बेटा, एग्रीकल्चर से रिलेटेड आए हैं, लोग सारे रूरल एरिया से आए हैं। तो ऐसे टाइम पे फैक्टर जो एम्प्लॉयमेंट होती है बेटा, फैक्टर इनकम होती है, उसके लिए कौन प्रोवाइड करवाता है बेटा, जो इंस्टीट्यूट होते हैं, जो इंडस्ट्रीज होती हैं, वो एग्रीकल्चर के लेबर्स को पैसे देते हैं। तो इस तरीके से एग्रीकल्चर को पे किया जा रहा है। और एग्रीकल्चर को एक दूसरे तरीके से पे कब किया जाता है, जब रॉ मटेरियल के रूप में इनसे रॉ मटेरियल खरीदना होता है एग्रीकल्चर से, तो तब भी उनको क्या किया जाता है, पे किया जाता है इंडस्ट्रीज द्वारा। लेकिन एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज को कब पे करता है, जब ये मॉडर्नाइजेशन हो जाता है और इस मॉडर्नाइजेशन में उसको इक्विपमेंट चाहिए मॉडर्न, जैसे HYV सीड्स हो गया या फर्टिलाइजर हो गया, या फर्टिलाइजर के अलावा क्या हो गया, जैसे ट्रैक्टर वगैरह हो गए या रोटावेटर हो गए या टीलर्स हो गए बेटा, उनके लिए एग्रीकल्चर क्या करता है, पे करता है। तो इस तरीके से एक डेवलपिंग नेशन में एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज भी करती है इंडस्ट्री, और उसको एम्प्लॉयमेंट में सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर में क्या प्रोवाइड करवाती है, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाती है। इंडस्ट्री डेवलपमेंट हेल्प इन रिडक्शन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अगर देखो इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट होगा, तो इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट होने का मतलब क्या है, वो वास्ट हो रही है और अपने एरिया को बढ़ाती जा रही है, उनकी नई नई ब्रांच आ रही है, और वो आपकी आपकी कंट्री में भी है और आपकी कंट्री से बाहर भी है। तो ऐसे केस में वो क्या प्रोवाइड करती है बेटा, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है। और जैसे एम्प्लॉयमेंट होगा तो हमारे देश की जो पॉवर्टी है बेटा, तो पॉवर्टी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। तो यहाँ से दो चीज आप सीख सकते हैं। नंबर एक तो क्या करती है बेटा, अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी क्या देती है, एम्प्लॉयमेंट देती है। सेकंड क्या समझ सकते हैं यहाँ से, इरेडिकेशन ऑफ द पॉवर्टी का, पॉवर्टी का क्या करते हैं हम, इरेडिकेशन भी करती है। तो इस तरीके से भी नंबर वन पॉइंट क्या था, एग्रीकल्चर का मॉडर्नाइजेशन करती है और हेल्प करती है सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर में क्या करने के लिए, जॉब प्रोवाइड करने के लिए। दूसरे सेक्टर में क्या था, इंडस्ट्री डेवलपमेंट से अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करती है और पॉवर्टी देश को एरेडिकेट करती है। तीसरा पॉइंट आ रहा है बेटा, इसको एक बार साफ कर देते हैं ताकि ज्यादा लिखना होगा तो हमारे को स्पेस मिल जाएगा। एक्सपोर्ट टू मैन्युफैक्चर गुड एक्सपेंड ट्रेड। अगर हम एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दें, मैन्युफैक्चर गुड्स का इंडस्ट्रीज आपके अच्छे से डेवलप्ड हो रही है, तो ट्रेड एक्सपेंड हो जाती है हमारी। ट्रेड क्या होता है बेटा, ट्रेड का मतलब होता है व्यापार, हमारा व्यापार क्या हो जाता है, एक्सपेंड हो जाता है। एंड कॉमर्स ब्रिंग इन मच फॉरेन एक्सचेंज, और ये क्या लेके आती है, फॉरेन एक्सचेंज लेके आती है। और फॉरेन एक्सचेंज ले जाने से तो हमारे जो रिजर्व्स होते हैं ना, रिजर्व्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज विल इंक्रीज। तो उनका रिजर्व क्या होता है बेटा, हमारे पास उनका रिजर्व इंक्रीज होता है। हमारा रिजर्व क्या हो जाता है बेटा, फॉरेन एक्सचेंज का इंक्रीज हो जाता है, जो किसके द्वारा, जो व्यापार हमारा क्या होता है, एक्सपेंड होता है और ट्रेड होता है। इंडियाज की प्रोस्पेरिटी लाइज इन इंक्रीजिंग, हमारी जो प्रोस्पेरिटी है, जो फलना फूलना हमारा देश प्रोस्पर हो रहा है, बिल्कुल सेल्फ डिपेंडेंट हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, प्रोस्पेरिटी बोलते हैं। जब फलता और फूलता है, सेल्फ इंडिपेंडेंट हो रहा है, तो इज इंक्रीजिंग एंड डाइवर्सिफाइंग। तो एक तो इंक्रीजिंग होनी चाहिए और डाइवर्सिफाई का एक तरह की इंडस्ट्री नहीं होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए। जैसे कोई कौन सी है बेटा, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री है, कोई कौन सी है, हमारी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं, कोई कौन सी है स्मॉल स्केल की हैं, कोई कौन सी है लार्ज स्केल की हैं। तो डिफरेंट टाइप की इंडस्ट्रीज हमारे पास होनी चाहिए, जिससे हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, जिससे हमारी इंडिया की प्रोस्पेरिटी क्या होती है बेटा, इंक्रीज होती है। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन हमने क्या पढ़ा था, एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करती है और हमारे जो होते हैं लोग उनको प्रोवाइड करती है जॉब्स, क्या प्रोवाइड करती है बेटा, जॉब्स प्रोवाइड करती है सेकेंडरी सेक्टर में भी और सेकेंडरी के साथ टर्सरी सेक्टर में भी। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हेल्प इन एरेडिकेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट करता है, एरेडिकेशन किसका करता है, अनएम्प्लॉयमेंट का। अनएम्प्लॉयमेंट का क्या करता है बेटा, एरेडिकेशन करता है किसका, अनएम्प्लॉयमेंट का। एरेडिकेशन ऑफ किसका होता है बेटा, अनएम्प्लॉयमेंट का। एंड पॉवर्टी फ्रॉम आवर कंट्री को क्या करती है बेटा, रिमूव करती है। एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर गुड एक्सपेंड ट्रेड एंड कॉमर्स, ये मैन्युफैक्चर गुड्स को क्या करता है बेटा, एक्सपेंड करता है।
जिससे व्यापार भी बढ़ता है और ब्रिंग्स इन मच नीडेड फॉरेन एक्सचेंज। और जो हमारे देश में क्या आता है, फॉरेन एक्सचेंज आता है और हमारे फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व भी बढ़ते हैं। और फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व बढ़ते हैं तो उसके साथ साथ हमारा पैसा भी क्या होता है, मजबूत होता है। और इंडिया की जो प्रोस्पेरिटी है वो कहाँ पे लाई करती है, एक तो हमारे पास इंक्रीजिंग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होनी चाहिए और दूसरी जो इंडस्ट्रीज हैं उनमें डाइवर्सिफाइंग होनी चाहिए कि सारी इंडस्ट्री एक तरीके की नहीं होनी चाहिए, वो डाइवर्स होनी चाहिए, वो अलग अलग होनी चाहिए। कोई कुछ उपलब्ध करवाता है, कोई कुछ उपलब्ध करवाता है, तो इसके साथ इंडिया की प्रोस्पेरिटी भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो दीज आर द सम पॉइंट्स, ये हमारे कुछ पॉइंट्स थे जो किससे रिलेटेड थे बेटा, हमारे एग्रीकल्चर से रिलेटेड था, सॉरी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड थे। और इसके अनुसार हमने पढ़ा कि हमारे देश में इम्पोर्टेंस कैसे है हमारी मैन्युफैक्चरिंग में। देखो सीधी सी बात है, अगर सिंपल तरीके से करना है ना तो बस ये चीजें ध्यान रख लो। एक तो पहले देखो मॉडर्नाइजेशन, अगर बड़े में लिखना है मॉडर्नाइजेशन किसका, एग्रीकल्चर का। नंबर 2 का है प्रोवाइडिंग जॉब्स, एरेडिकेट पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। पॉवर्टी क्या करती है बेटा, अनएम्प्लॉयमेंट को क्या करती है, हमारी एरेडिकेट करती है किसको, एम्प्लॉयमेंट को भी क्या करती है बेटा, एरेडिकेट करती है। और तीसरे नंबर पे क्या था, हमारी एरेडिकेट करती है। और जो हमारी, और तीसरे नंबर पे क्या था, एक्सपेंड करती है। क्या करती है, एक्सपेंड करती है किसको, ट्रेड को। जिससे क्या इंक्रीज होता है बेटा, आपका इंक्रीज होता है फॉरेन एक्सचेंज। क्या इंक्रीज होता है, फॉरेन एक्सचेंज। और दूसरा, हमारी इंडस्ट्रीज इंक्रीज भी होनी चाहिए और डाइवर्सिफाई भी होनी चाहिए। तो हमारी क्या बढ़ती है बेटा, प्रोस्पेरिटी इंक्रीज होती है। क्या इंक्रीज होती है, प्रोस्पेरिटी। तो दीज आर द सम इम्पोर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के क्या थे, कुछ इम्पोर्टेंस थे हमारे जो बेटा, जिसके साथ हमारी क्या होती है, जो इंडस्ट्री होती है हमारी वो क्या करती है, फलती फूलती है। और इंडिया भी क्या होता है बेटा, बिल्कुल प्रोस्पर होता है। तो दीज आर द सम इम्पोर्टेंस ऑफ द एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के कुछ क्या थे बेटा, उनके इम्पोर्टेंस थे। अब इससे आगे चलते हैं, इससे आगे देखते हैं कि हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में क्या पढ़ते हैं। देखिए एग्रीकल्चर वर्सेस मैन्युफैक्चरिंग। देखिए अब एक बात बताइए, यहाँ से सिंपल एक चीज के बारे में सोचिए, जैसे एग्रीकल्चर क्या प्रोवाइड करवाता है बेटा, रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवाता है। एक हिंट दे रहा हूँ, किसको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवाता है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज को। इसको एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज को। अब जो रॉ मटेरियल देता है, दूसरी तरफ जो हमारी फर्टिलाइजर की हैं, जो फर्टिलाइजर की इंडस्ट्रीज हैं और जो मॉडर्न इनपुट्स हैं बेटा, ये इंडस्ट्री क्या प्रोवाइड करवाती हैं, ये एग्रीकल्चर को क्या प्रोवाइड करती है, फिनिश्ड गुड्स प्रोवाइड करवाती है। और साथ साथ एग्रीकल्चर जो है बेटा, इनके ऊपर डिपेंड करता है किस चीज के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए। क्योंकि इनके अंदर जो लेबर प्रोड्यूस काम करती है वो कहाँ से होती है बेटा, वो हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर से होती है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं दोनों के दोनों इंडिपेंडेंट क्या है, दोनों के दोनों बेटा एक दूसरे के ऊपर क्या है, इंडिपेंडेंट है। और एक दूसरे के ऊपर इंडिपेंडेंसी रखते हैं और इंडिपेंडेंट रहते हैं। एग्रीकल्चर के बिना मैन्युफैक्चरिंग में दिक्कत है और मैन्युफैक्चरिंग के बिना एग्रीकल्चर में दिक्कत है। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको समझाया, इसको अपने ध्यान से समझिए। अब देखो ग्लोबलाइजेशन, देखो ग्लोबलाइजेशन क्या होता है बेटा, एक्सपेंशन होता है, एक्सपेंशन ऑफ द ट्रेड इनटू आउटर वर्ल्ड।
जब भी हम क्या करते हैं बेटा, ग्लोबलाइजेशन, तो ग्लोबलाइजेशन में सीधा क्या होते हैं, दो ही चीजें होती हैं, एक होता है एक्सपोर्ट और एक होता है एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। क्या होता है, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, ये चीज हम पढ़ते हैं। तो आज के लिए इतना इंट्रोडक्शन में, जहाँ पे हमने पढ़ा है कि मैन्युफैक्चरिंग का इंपॉर्टेंस क्या है, और एक पढ़ा हमने मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है बेटा, उसके बारे में पढ़ा है। अब अगली क्लास में हम पढ़ेंगे बेटा कि ग्लोबलाइजेशन में क्या क्या हो सकता है, मोर एफिशिएंट हमारी इंडस्ट्रीज कैसे हो सकती हैं। तो इस क्लास में इतना ही बेटा, बाकी आगे देखते हैं इसके बाद क्या क्या नए टॉपिक आते हैं, जो कि हम अगली क्लास में आपके लिए लेके आएंगे। थैंक यू वेरी मच टू अटेंड दिस क्लास, हैव ए नाइस डे।